A very good morning to everyone. I hope you all are fit and fine. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर स्ट्रेस. ठीक है, ये यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है. स्पेशली प्रीलिम्स में कुछ डेटा है, कुछ फैक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए. इसके अलावा वाटर स्ट्रेस से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो हम सब इसमें डिस्कस करेंगे. कल हम लोगों ने वाटर पोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था कि वाटर में कौन कौन से हैवी मेटल्स पाए जाते हैं रिवर्स में. तो अगर आपने वो कल का टॉपिक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा. फ़िलहाल आज जो हमारा टॉपिक है वो वाटर स्ट्रेस है. इसमें हम देखेंगे कि इंडिया क्या वाटर स्कार्स कंट्री है या नहीं है. हम लोग अपने सराउंडिंग में स्पेशली इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में और बहुत सारे अदर रीजन्स में भी हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत पानी है. लेकिन क्या ये फैक्ट है, क्या इंडिया वाटर स्ट्रेस कंट्री है? अगर है तो उसके क्या रीज़न्स हैं? अगर नहीं है तो क्या हम कब तक वाटर स्ट्रेस कंट्री में आ जाएंगे? हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए? तो आज के जो क्लास में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे कि हमारे सामने समस्याएं क्या क्या हैं. ठीक है, और कल के करंट अफेयर्स के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सल्यूशन क्या होगा इसका. अच्छा, मैं जब आपको बोल रहा हूँ कि समस्याएं क्या क्या हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको पूरा एक प्रॉब्लम का जट्ठा निकला रहा हूँ. करंट अफेयर से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी और इस करंट अफेयर को समझने में जो चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगी वो सब डिस्कस करूँगा. एट द सेम टाइम एक ब्रॉड पिक्चर देने की कोशिश करूँगा ताकि ये करंट अफेयर क्लास आपके प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट हो. ठीक है, अभी फ़िलहाल हमारा टारगेट प्रीलिम्स है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मीन्स जैसी टॉपिक की चीज़ें प्रीलिम्स में नहीं पूछते हैं. स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाता है तो हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट होगा. ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है वाटर स्ट्रेस. चलिए हम लोग इसको डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं. ठीक, ओके. तो जो टॉपिक ओके, सबसे पहली बात कि हमारे यहाँ जो है वो पानी कहाँ से आ रहा है, मतलब जो फ्रेश वाटर है वो हमारे यहाँ कहाँ से आ रहा है. ठीक है, उसे हमें समझना पड़ेगा. तो फ्रेश वाटर के लिए आप समझिए इस चीज़ कि फ्रेश वाटर जो है, पहले पानी कहाँ कहाँ क्या क्या है, कितनी मात्रा में है. और ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है कि पानी कहाँ से क्या आता है. हम पिछली कुछ क्लासेस में कुछ बच्चों ने कहा भी था सर कि ये वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑन अर्थ उसको ज़रा समझा दीजिएगा. ठीक है, तो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम लोग समझना है तो पहली बात आप समझिए कि 96.5%, आपको एक राउंड फिगर में याद रखिएगा कि करीब करीब आप ये मान के रखिए कि 97% जो पानी है, समझ में आ रहा है, वो आपको ओशंस में है. जो सलाइन है, समझ में आ रहा है, इसे हम लोग डायरेक्टली पानी की तरह पी नहीं सकते हैं. ठीक है, उसको हमें ट्रीट करना पड़ेगा तभी जाकर आप पानी पी पाएंगे, जिसके लिए बहुत खर्चे लगने हैं. तो 97% वाटर तो आप पी नहीं सकते, समझ में आ रहा है, 96.5. उसके बाद आता है 0.9% अदर सलाइन वाटर है. जैसे मान लीजिए कि कई सारे ऐसे सलाइन वाटर के लेक होते हैं, जैसे सांबर लेक है. ठीक है, तो वो सी तो नहीं है, वो लेक है, लेकिन वो सलाइन वाटर का है. तो 0.9%, तकरीबन 1% आप अगर देखें तो आपको अदर सलाइन वाटर सोर्सेज मिलेंगे. यानी कि अगर हम दोनों को जोड़ दें तो करीब 97.5% के करीब आप देखिए कि आपके सामने केवल और केवल क्या है, केवल और केवल सलाइन वाटर है, फ्रेश वाटर नहीं है. फ्रेश वाटर हम उसे कहते हैं जिसकी सैलिनिटी लेवल 0 होगा. समझ में आ गया कि नहीं आपको? तो 97.5% सलाइन वाटर है जिसे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते पीने के लिए. बचा 2.5% वो फ्रेश वाटर है हमारे यहाँ. क्या है वो हमारे यहाँ फ्रेश वाटर है. अच्छा, ये 2.5% जो आपको फ्रेश वाटर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपने अर्थ का पूरा वाटर को देखें तो 97.5% तो आपको सलाइन कंडीशन में नज़र आएगा और 2.5% आपको फ्रेश वाटर कंडीशन में नज़र आएगा. क्या नज़र आएगा? 2.5% फ्रेश वाटर कंडीशन में नज़र आएगा. तो ये चीज़ आप इसको मतलब कि ये हमारे पीने लायक नहीं है, हमें इससे मतलब है. अब क्या 2.5% जो फ्रेश वाटर है पूरे पानी का, क्या वो सब हमारे लिए है? तो उसमें भी आपको समझना पड़ेगा कि उसमें भी एक मेजॉरिटी यानी 2/3 वाटर, समझ में आ रहा है, 2/3 वाटर जो वो ग्लेशियर एंड आइस कैप्स पर है. अब इसका मतलब है कि आप ग्लेशियर को पिघलाइए तब उसका पानी इस्तेमाल करिए. यानी कि 2.5% में आप 2/3 आप मान लीजिए
तो आपको करीब करीब 1.6% वाटर जो आएगा वो केवल और केवल ग्लेशियर और आइस कैप पर है, जिसको इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते। और अगर ये मेल्ट हुआ बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, ये अल्टीमेटली जो है वो सी में ही जाना है, ये भी समझ लीजिए आप, ठीक है, या फिर रिवर्स के थ्रू जाएगा जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पानी तो इसके लिए आपको ग्लोबल वार्मिंग करवाना पड़ेगा, जो सही भी नहीं है, बहुत सारे इम्पैक्ट आ जाएंगे। तो ये भी पानी हमारे काम का नहीं है, समझ रहे बातों की नहीं। तो आप ये मान के रखिए कि 2.5 में आप तकरीबन 1.6%, 1.5% मान लीजिए कि वो पानी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। केवल 1% पानी जो है वो ग्लेशियर के अलावा है। उस 1% मतलब आप ये मान के रखिए कि 2.5% में 68 या 69% तकरीबन पानी जो है वो ग्लेशियर एंड आइस कैप्स पर है। 30.1% ग्राउंड वाटर में है, यानी कि फ्रेश वाटर में सेकेंड लार्जेस्ट डिपॉजिट जो है आपको दिखता है वो ग्राउंड वाटर में दिखता है। ध्यान रखिएगा सर, ये डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया आपको। उसके बाद 1.2% जो है वो कहीं सरफेस वाटर है, समझ में आया, यानी 1% आप सरफेस वाटर मान लीजिए, ठीक है। तो ये एक चीज़ मान लीजिए आप यहाँ पर। अच्छा, अभी क्या है यहाँ पर कि इस 1% सरफेस वाटर में आप ये मानिए कि ग्राउंड आइस और परमाफ्रॉस्ट 70% है। अगेन इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, समझ रहे बात हो कि नहीं। फिर लेक्स जो है वो 20% है, इसका पानी इस्तेमाल हो सकता है। उसमें भी आप देखिए कि सॉइल मॉइस्चर, स्वम्प, ये सब 3% के करीब है। रिवर वाटर बहुत कम है, 0.49 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक इन जनरल डिसेंडिंग ऑर्डर का डायग्राम बनाएं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि तकरीबन ये मान के रखिए कि 97% तो भैया हमारा ओशियन वाटर है। ये बात आप समझ लीजिए, देख लीजिए आप, 97% करीब ओशियन वाटर है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। उसमें भी आप 97 मत रखिए, इसको आप रखिए तकरीबन 96.5 ही रखिए, आप इसको 96.5 ही रखिए, ठीक है। 1% आप अप्रोक्सीमेट रखिए कि जो वाटर है वो अदर ब्रैकिश वाटर है, अदर सलाइन वाटर, सलाइन सोर्स है। और आपके पास मात्र 2.5% का ही जो है वो फ्रेश वाटर है। इस 2.5% में भी ज़्यादातर जो अमाउंट है आपके पास वो किस फॉर्म में है, ग्लेशियर के फॉर्म में है, ग्लेशियर एंड आइस कैप्स। उसके बाद हमारे सामने क्या आता है, ग्राउंड वाटर। आप समझ रहे हो बात को, ग्राउंड वाटर। उसके बाद आपके सामने आता है क्या, सरफेस वाटर। सरफेस वाटर में भी अगर हम देखें तो लेक्स आएगा ऊपर, लेक्स के बाद रिवर आएगा। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है, इसको आप याद कर लीजिए। रिवर तो बहुत कम है, रिवर जो आपका चीफ सोर्स ऑफ वाटर है वो बहुत कम है, और लेक पहले आता है फिर रिवर आता है। इसका मतलब अब साफ बात ये समझ लीजिए कि पूरी दुनिया में जितना भी पानी है उसे ह्यूमन कंजम्पशन योग्य बनाने, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए केवल 2.5% ही पानी है। उसमें भी 2.5% में 1.5% करीब ग्लेशियर्स में है। ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बस 1% पानी है, उसमें भी कुछ परमाफ्रॉस्ट है, 0.8-0.7% पानी आएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। तो पानी कितना स्कार्स है ये डेटा आपको क्लियरली बताता है। पानी कितना स्कार्स है ये डेटा बेस्ट डिपिक्शन है, समझ रहे बात को कि नहीं। ये तो हो गया कि पानी की मौजूदगी अर्थ पे कम है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि पानी बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता सर, पानी ऑलमोस्ट नियर अबाउट कांस्टेंट ही रहता है, समझ में आ गया आपको। अब कहाँ से आएगा, बाहर से आएगा क्या, ठीक है। तो अब है कि ये बात तो हमें समझ में आ गया है कि नेचुरली वाटर जो है, पोर्टेबल वाटर, फ्रेश वाटर जो ह्यूमन कंजम्पशन कर सकता है वो बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी में है। ये तो अपने को समझ में आ गया, ठीक है। अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब चूंकि पानी बहुत कम है, ठीक है, और इंसान ने पानी की कीमत बहुत कम लगा रखी है। आपने देखना कि कई बार हम लोग कहावत वगैरह में बोलते हैं कि पैसा पानी की तरह बहा रहा है। अरे भाई, पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पानी है। मैं कई बार ये स्टेटमेंट जो है कोट करता हूँ अपने क्लासेस में भी, कि एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा था कि जब आखिरी बूंद विषाक्त हो जाएगी, पॉइजनस हो जाएगी,
तब इंसान को पता चलेगा कि वो पैसा ना तो खा सकता है ना पी सकता है। समझ में आ गया आपको कि नहीं? तो आप ये समझिए, जो ये कहावत है पैसा पानी की तरह बाहर आए, ये खुद दिखाता है कि पानी का सिग्निफिकेंस ह्यूमन के लिए कितना कम है। समझ में आ रहा है? जबकि पानी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे यहाँ बहुत स्कार्स रिसोर्स है। तो अगली बार जब भी आप पानी का इस्तेमाल करें, बहुत बहुत सोच समझ के करें। ठीक है, अब कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, देखिए यूनाइटेड नेशंस वाटर समिट हुआ है ऑन ग्राउंड वाटर। अब आपने देखा है कि ग्राउंड वाटर भी की मात्रा कितनी कम है। ऊपर से लोग एक्सेसिवली कंज्यूम कर रहे हैं। क्यों एक्सेसिवली कंज्यूम कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ द इरीगेशन। नीचे से आपका जो है हम लोग ओवर इरीगेशन करते हैं, हम ओवर कंजम्पशन करते हैं, वेस्टेज ऑफ वाटर होता रहता है हमारे सामने ट्यूबवेल के से। तो ग्राउंड वाटर पे एक समिट हुआ यूनाइटेड नेशंस का, समझ में आ रहा है, यूनाइटेड नेशन वाटर का। उसमें क्या हुआ कि इस समिट में, ये समिट हुआ पेरिस में, ठीक है, और इस समिट में कुछ चौंकाने वाले रिपोर्ट आए हैं। चौंकाने वाले, मैं अभी आगे बताऊंगा क्या चौंकाने वाली रिपोर्ट है। मैं जब आपको डेटा बताऊंगा ना, आपके दिमाग खराब हो जाएगा सर। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं? फिलहाल ये समिट हुआ पेरिस में। देखिए पेरिस में ये समिट हुआ है, ठीक, ये पेरिस में ये समिट हुआ। और ये समिट जो है ऑर्गेनाइज करा था यूएन वाटर ने। ये यूएन वाटर क्या है ये मैं बताऊंगा आपको। यूनेस्को के अंदर ही एक ऑफिस है यूएन वाटर, समझ में आ रहा? और इंटरनेशनल ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट सेंटर, यानी कि IGRAC और प्लस यूएन वाटर, इन दोनों ने मिलकर ये यूनाइटेड नेशन वाटर समिट फॉर ग्राउंड वाटर करवाया पेरिस में। इसका क्या एम था, क्या करना चाहता था ये? ऑफ कोर्स वाटर कंजर्वेशन, जो मिसयूज हो रहा है वाटर को उसको रोकना, भाई इसका एम रहा होगा। तो एम क्या है? ब्रिंग अटेंशन टू ग्राउंड वाटर एट हाईएस्ट इंटरनेशनल लेवल। हाईएस्ट इंटरनेशनल लेवल पर जब यूनाइटेड नेशंस किसी समिट को करा रही है, वो भी ग्राउंड वाटर के लिए, तो सोचिए उसको कितना इंपॉर्टेंट होगा। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं? तो इन्होंने बोला है कि हाईएस्ट इंटरनेशनल लेवल पर ग्राउंड वाटर को लेकर अटेंशन आपका गैदर करना है वर्ल्ड लेवल पे। समझ में आ रहा है? इसमें इन्होंने क्या किया है कि इनका 2022 का एक थीम बनाया था इन्होंने। थीम ये था कि ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ये बोल रहे हैं कि ग्राउंड वाटर तो इनविजिबल रहता है, ग्राउंड वाटर के अंदर रहता है। तो इन्होंने बोला है कि देखिए कि ग्राउंड वाटर किस तरह से डिप्लीशन हो रहा है। ये इनका थीम था, समझ में आ गया? और उसी के ऊपर ये समिट करवाया गया था कि हमने क्या पाया। अब इस समिट में यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में भी डिस्कशन हुआ। जो रिपोर्ट आया वो भी डिस्कशन हुआ, समझ में आ रहा है? अब इस रिपोर्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा ये क्या रिपोर्ट है, क्या चीज़ें आई हैं इसके अंदर, ठीक है। ये रिपोर्ट के बारे में डिस्कस हुआ, ठीक है। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 जो कि वाटर के से रिलेटेड है कि वाटर आपको कंजर्व करना है, सेव करना है, ठीक है। ग्लोबल एक्सीलरेशन फ्रेमवर्क समझ में आ रहा है आपको कि नहीं सर? तो ये यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट प्लस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 ग्लोबल एक्सीलरेटेड फ्रेमवर्क, यानी कि ये और ये, इन दोनों रिपोर्ट के बेसिस पर एक डेफिनेट एक्शन जो है लिया गया। उसमें बोला गया दुनिया को कि भैया रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल यूज एंड प्रोटेक्शन ऑफ द वाइटल नेचुरल रिसोर्स। भैया आप सस्टेनेबल यूज करिए, वेस्ट मत करिए, ये आपका बहुत प्रीसियस नेचुरल रिसोर्स है, यही इन्होंने बोला है। यही नहीं बोला है, मैं आगे भी आगे बताऊंगा आपको। अभी फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये इनका मेन ध्येय था, ये इनका मेन स्टेटमेंट था कि आप इसे ठीक से इस्तेमाल करें ग्राउंड वाटर को। समझ में आ गया? आपको मैं बता दूं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट 6 GAF में 5 पिलर्स थे, 2020 में लाया गया था। उसके अंदर जो था डेटा एंड इंफॉर्मेशन, कैपेसिटी डेवलपमेंट, इनोवेशन, फाइनेंस एंड गवर्नेंस, ये सब पानी से रिलेटेड था। समझ में आ रहा है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 जो है वो वाटर से रिलेटेड है। अगर मैच द फॉलोइंग पूछता है तो आप जरा देख लीजिएगा, ठीक है। ग्राउंड वाटर की अगर हम लोग बात करें तो वो स्टोर्ड इन रॉक इन सॉइल होता है, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ठीक है। नीचे में एक्यूफर्स होते हैं, उसमें वाटर जो रहता है वो भरा हुआ रहता है। ये 99% ऑफ द लिक्विड फ्रेश वाटर ऑन अर्थ है। लिक्विड जो हम लोगों ने ग्लेशियर देखा था वो सॉलिड था, समझ में आ रहा है? ये लिक्विड में 99% ग्राउंड वाटर ही है हमारे यहाँ, हमने देखा भी है अभी। समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए, अब थोड़ा सा जान लेते हैं यूनाइटेड नेशन वाटर क्या है। मैंने आपको पहले बता दिया कि यूनाइटेड नेशन वाटर जो है वो एक इंटर एजेंसी है, कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म फॉर ऑल द फ्रेश वाटर एंड सैनिटेशन रिलेटेड मैटर्स।
ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जो कि वाटर और सैनिटेशन से रिलेटेड मैटर को देखती है। IGRAC तो हम लोगों ने बोला ना, इंटीग्रेटेड ग्राउंड वाटर असेसमेंट जो रिपोर्ट आपके सामने आया था, वो यूनेस्को सेंटर दैट वर्क्स अंडर दी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम क्या है, ये रीजनल और ट्रांस बाउंड्री लेवल असेसमेंट करता है, असेसमेंट करने का इसका काम है। समझ में आ रहा है? तो अब तक की क्या बातें हमने डिस्कस किया, अब तक ये डिस्कस किया कि भाई यूनाइटेड नेशन वाटर का एक ग्राउंड वाटर के ऊपर एक समिट हुआ है, उसमें हम लोगों ने ग्राउंड वाटर के बारे में डिस्कस किया है। हमारा मेन उसमें जो आउटकम निकला वो ये हुआ कि हमको प्रिकॉशनरी एंड सस्टेनेबल यूज़ करना है जो ये नेचुरल रिसोर्स है इसका। तो अब तक हम लोगों ने इतनी बातें करी, समझ में आ रहा है? अब हम लोग आगे बातें करते हैं। हम लोगों ने ये भी देखा कि यूनाइटेड नेशन वाटर क्या है, ठीक। अब देखिए अब ये रिपोर्ट क्या बोलता है, ध्यान सुनिएगा। जिस रिपोर्ट के बारे में इस समिट में चर्चा चल रही थी, ये रिपोर्ट बोलता है क्या कि देयर इज अ ग्लोबल कंसर्न फॉर ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, देयर इज अ ग्लोबल कंसर्न। और इंडिया कैसे आ गया है मैं वो भी बताऊंगा आपको पूरे डिटेल से, आप टेंशन मत लीजिए। इन्होंने बोला क्या, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट जो 2022 का आया, उसमें इन्होंने बोला कि देयर इज अ ग्लोबल कंसर्न, देयर इज अ ग्लोबल कंसर्न। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ग्लोबल कंसर्न इज ग्रोइंग ओवर द रैपिड विड्रॉल ऑफ फ्रेश वाटर। देख रहे हैं सर, पानी जो आप जल्दी जल्दी निकाल रहे हो ना, इसका देयर इज अ ग्लोबल कंसर्न, पॉइंट नंबर 1। अच्छा, ये जो वाटर आप निकाल रहे हो केवल ग्राउंड वाटर से ही नहीं निकाल रहे हो, ये स्ट्रीम से निकाल रहे हो, लेक से निकाल रहे हो, एक्यूफर्स यानी कि ग्राउंड वाटर से निकाल रहे हो, और ह्यूमन मेड रिजर्वायर से निकाल रहे हो, और इम्पीडिंग दी वाटर स्ट्रेस एंड स्कार्सिटी। इम्पेंडिंग यानी कि जितना ज़्यादा आप पानी निकाल रहे हो स्ट्रीम से, लेक से, ग्राउंड वाटर से, इससे आप एक दिन वाटर स्ट्रेस और वाटर स्कार्सिटी में पहुंच जाएंगे। अभी वाटर स्ट्रेस का क्या मेजरमेंट है ये हम देखेंगे आगे। फिलहाल अभी ये समझिए कि इन्होंने बोला है कि भैया चिंता का विषय है, संभल जाओ वरना आगे समस्या बढ़ने वाली है आपके लिए। समझ में आ रहा है क्या? इसके अलावा इन्होंने बोला कि देयर इज अ एग्रेवेट, इन्होंने बोला है कि ये जो सिचुएशन है वाटर स्ट्रेस का, ये क्लाइमेट ट्रेंड या क्लाइमेट चेंज के बारे से और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और पेंडेमिक्स ने इसे और भी ज़्यादा एग्रेवेट किया है। ये बातें इन्होंने कही, समझ में आ रहा है? इसके बाद अब ये क्या, अब आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय वाटर स्ट्रेस एंड वाटर रिस्क। समझिए बात को। तो वाटर स्ट्रेस मेजर के लिए, वाटर स्ट्रेस मेजर करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर और इंडिया में भी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है, इन दोनों का एक क्वांटिफाइबल मेजर है, एक क्वांटिटी, एक डेटा दे रखा है इन्होंने। इसके नीचे अगर किसी के पास पानी है तो यानी कि समझ लीजिए कि वो एक वाटर स्ट्रेस कंडीशन में जी रहा है। समझ में आ रहा है? तो इन्होंने क्या बोला कि वाटर स्ट्रेस क्या है। वाटर स्ट्रेस ये होता है कि अगर डिमांड वाटर के रिप्लेनिशमेंट कैपेसिटी से बढ़ जाए तो समझ लीजिए कि आपका जो है आप वाटर स्ट्रेस हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि वाटर स्ट्रेस के 3 कंपोनेंट होते हैं। एक, कितना पानी है, जो पानी है उसकी क्वालिटी कैसी है। अब पानी बहुत है लेकिन क्वालिटी एकदम बदतर है, हैवी मेटल में मिला हुआ है, उसमें कंटेमिनेंट मिला हुआ है, तो क्या करेंगे, पी सकते हैं क्या, नहीं पी सकते। एक्सेसिबिलिटी, पानी यहाँ पर इतना दूर है, राजस्थान में सर जी लोग 2-2, 3-3 किलोमीटर, 3-3 घंटे जो है पैदल जाते हैं, फिर पैदल में मटकी भर के पानी लाते हैं। तो एक्सेसिबल अगर नहीं है पानी तो भी आप वाटर स्ट्रेस की तरफ जा रहे हो, क्वालिटी नहीं है तो भी आप वाटर स्ट्रेस की तरफ जा रहे हो, और अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो भी आप वाटर स्ट्रेस की तरफ जा रहे हो। दिस इज द प्रॉब्लम। समझ में आ गया आपको? ये एक प्रॉब्लम है आपके सामने। तो वाटर रिस्क जो है, अगर आप वाटर स्ट्रेस की तरफ जाओगे तो डेफिनेटली यू आर मूविंग टूवर्ड्स वाटर रिस्क। और वाटर रिस्क हमेशा वाटर स्कैर्सिटी, वाटर स्ट्रेस, फ्लडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डिके, इन सब के कारण भी क्रिएट होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब नाउ वी आर मूविंग अहेड। अब क्या डेटा है जिसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि वेदर वी आर वाटर स्ट्रेस और नॉट। ध्यान सुनिएगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट। एक फॉल्किन मार्क इंडिकेटर है जिसे वाटर स्ट्रेस इंडेक्स भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? इंडिया में इसी वाटर स्ट्रेस इंडेक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है इसी वाटर स्ट्रेस इंडेक्स का इस्तेमाल करती है। समझ में आ रहा है? ये दिखाने के लिए कि हम वाटर स्ट्रेस है कि नहीं, ठीक। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी भी कंट्री में पर एनम यानी कि एक साल में 1700 मीटर क्यूब पर कैपिटा, यानी कि एक आदमी को एक साल में अगर 1700 मीटर क्यूब, समझ में आ रहा है आपको, से कम पानी मिल रहा है तो समझ लीजिए कि वो वाटर स्ट्रेस कंडीशन में। अब मीटर क्यूब का क्या मतलब हुआ? मीटर क्यूब का मतलब हुआ
कि एक ऐसा क्यूबॉइड, ऐसा क्यूब देखिए, जिसकी लंबाई भी 1 मीटर है, जिसकी चौड़ाई भी 1 मीटर है, जिसकी हाइट भी 1 मीटर है, जिसकी चौड़ाई और जिसकी लंबाई ये सब 1 मीटर है। अब सोच लीजिए, ध्यान लीजिएगा, 1 मीटर करीब करीब इतना होता है? अब आप सोचिए कि 1 मीटर की लंबाई, चौड़ाई और विड्थ, ये पूरा 1 मीटर क्यूब होता है। समझ रहे हो आप? इसको आप 1700 टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर एक आदमी को 1700 मीटर क्यूब से कम पानी एक साल में मिल रहा है तो समझ लीजिए कि दैट कंट्री इज इन वाटर स्ट्रेस। अगर किसी आदमी को किसी कंट्री में 1000 मीटर क्यूब से कम पानी मिल रहा है तो इसका मतलब कि आप वाटर स्कार्सिटी फेस कर रहे हैं। और अगर आप 500 मीटर क्यूब से कम पानी पा रहे हैं तो इसका मतलब कि एब्सोल्यूट वाटर स्कार्सिटी फेस कर रहे हैं। इंडिया में इन जनरल जो है हम लोग वाटर स्ट्रेस सिचुएशन में है। समझ में आ गया आपको? मैं बताऊंगा आगे डेटा में, ठीक है। लेकिन मैं ये ऑल ओवर इंडिया का एवरेज बता रहा हूँ। उसमें बिहार है, यूपी, जिनके पास बहुत पानी है। अगर हम किसी रीजनल स्पेसिफिक देख ले, राजस्थान, गुजरात, तो हमको पता चलेगा किसी किसी जगह पर हम एक्यूट वाटर स्कार्सिटी में होंगे, किसी किसी जगह पर वाटर स्कार्सिटी में होंगे, किसी किसी जगह पर वाटर स्ट्रेस में होंगे। ऑन एन एवरेज हम वाटर स्ट्रेस में हैं, ये ध्यान रखिएगा। देखिए हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। अभी आप देखिए आगे वाले डेटा में हम आपको दिखाएंगे हम कहाँ पर हैं। अच्छा, स्टेटस आप देखो, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ वाटर मैनेजमेंट इन इंडिया। वाटर, अगर अब तो हमने अब तक ग्लोबल लेवल का पढ़ा, अब हम लोग जो है इंडिया लेवल पे जा रहे हैं। इंडिया में कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ वाटर मैनेजमेंट इन इंडिया, वाटर मैनेजमेंट का क्या स्टेटस है इंडिया में। करंट स्टेटस ये है कि इंडिया ग्राउंड वाटर में सबसे ज़्यादा एक्सट्रैक्शन करता है अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर हम बात करें कि चाइना, यूरोप, इन सब के कंपैरिजन अगर हम करें तो इंडिया ग्राउंड वाटर का सबसे ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करने वाला अक्रॉस, हाईएस्ट एक्सट्रैक्टर है, समझ लीजिए, लार्ज, सबसे ज़्यादा एक्सट्रैक्ट वो करता है ग्राउंड वाटर का। ये ध्यान रखिएगा। आप ये सोचिए कि सेकंड नंबर पर जो है वो चाइना है, थर्ड नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स है। ये दोनों जितना ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं उससे, दोनों मिला के उससे ज़्यादा इंडिया अकेला एक्सट्रैक्ट करता है। अब आप सोच लीजिए कि हम ग्राउंड वाटर कितना ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। समझ में आ रहा? फ्री मिला हुआ है, निकाल रहे हैं सब। इसके बाद केवल 8%, जो ओनली 8% ऑफ द एक्सट्रैक्टेड ग्राउंड वाटर जो इस्तेमाल हो रहा है वो केवल ड्रिंकिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल हो रहा है, केवल 8%। बाकी 80% अगर हम देखें तो वो इरिगेशन में जा रहा है, यानी कि 80% इरिगेशन में, 8% ड्रिंकिंग वाटर, और प्लस जो 12% बचा उसे हम लोग इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि ग्राउंड वाटर सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है एग्रीकल्चर के वजह से। अब याद रखिएगा सर, एक कॉन्सेप्ट है वर्चुअल वाटर का, समझ में आ रहा है। 80% जो इरिगेशन में आप सोर्स पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, वो पानी से आप बनाते हैं क्रॉप। और अगर आपने इस क्रॉप को एक्सपोर्ट किया दूसरे कंट्री में तो आप केवल क्रॉप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप अपनी कंट्री का ग्राउंड वाटर भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मान लीजिए कि 1 केजी राइस ग्रो करने में आपको लगा 2000 लीटर पानी, तो अगर आपने 1 केजी राइस एक्सपोर्ट किया तो आपने 1 केजी राइस ही एक्सपोर्ट नहीं किया है, आपने 2000 लीटर पानी भी एक्सपोर्ट किया है। इसे कहते हैं वर्चुअल वाटर। ये जो टर्म होता है जिसमें क्रॉप को रेज करने में जितना पानी लगता है उसे हम लोग वर्चुअल वाटर कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो आपके यहाँ एक तो दुनिया के सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करने वाले हम हैं, ऊपर से जितना ग्राउंड वाटर इस्तेमाल होता है उसमें आप करीब करीब ये मान के रखिए कि 80% इरिगेशन पर्पस के लिए जाता है। 80% किस पे जाता है? इरिगेशन पर्पस के लिए जाता है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी रिमेनिंग 12% जो है वो इंडस्ट्री यूज़ के लिए जाता है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर हम लोग कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स की बात करें, है ना, तो नीति आयोग का एक रिपोर्ट है, उसमें बोला गया है क्या कि करीब करीब 600 मिलियन लोग ऐसे हैं इंडिया में जो एक्यूट वाटर शॉर्टेज फेस करेंगे और कर रहे हैं। 600 मिलियन। हमारे यहाँ पॉपुलेशन कितनी है? हमारे यहाँ ये मान के रखिए कि अभी के हिसाब से 1400 मिलियन है। तो ये मान के रखिए कि करीब करीब 45% लोग तो ऐसे हैं इंडिया में जो कि एक्यूट वाटर शॉर्टेज फेस कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है? और इसी नीति आयोग ने ये रिपोर्ट दिया है कि 2030 तक इंडिया का जो वाटर का जो डिमांड है वो दोगुना हो जाना है।
अब आप सोच लीजिए कि हम कितना ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करेंगे। सर जी, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन का लिमिट तो ये है कि पंजाब हरियाणा में लोग जो है रिप्लेनिशमेंट लेवल से नीचे पानी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब कि रिप्लेनिशमेंट लेवल अगर मान लीजिए 100 लीटर है तो 100 लीटर से 120 लीटर पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पानी के जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो नीचे गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। और हम पुराने ज़माने के जो पानी है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं, जिसे हम लोग पेलियो वाटर कहते हैं, है ना सर। तो ये एक समस्या तो है सर आपके सामने, और ये सारे जो डेटा हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है। अभी हमने डिस्कस किया कि तकरीबन 600 मिलियन इंडियंस ऐसे हैं जो कि हाई टू एक्सट्रीम वाटर शॉर्टेज फेस करेंगे। और देखिए, इसी नीति आयोग का डेटा था कि 75% हाउस होल्ड ऐसे हैं जिनके पास ड्रिंकिंग वाटर है ही नहीं, समझ में आ रहा है। उनके प्रेमिसेस में जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पर 75% ऐसे हाउस होल्ड्स हैं, सब 75% जिनके घरों में पानी का सोर्स नहीं है। ये नीति आयोग का रिपोर्ट है, समझ में आ रहा। तभी हम लोग कहते हैं ना, हर घर नल से जल वाला, जो ना हर घर नल से जल वाला जो प्रोग्राम लाया गया है वो यही सब देखते हुए लाया गया है। इसके अलावा बात करें तो 81.67% लोग ऐसे हैं गाँवों में जिनके पास वाटर कनेक्शन नहीं है। तो वो गाँव में तो नहीं है 80%, 75% इंडिया के लेवल पर ऐसा है जहाँ पर 75% हाउस होल्ड के पास ड्रिंकिंग वाटर उनके घर में नहीं है, और 80% से ज़्यादा ऐसे हाउस होल्ड है रूरल एरिया में जिनके घर में पानी नहीं है। समझ रहे हो बात को कि नहीं। इंडिया जो है वो करीब करीब तो 16% गलत लिखा हुआ, 17%। पूरी दुनिया का 17% पॉपुलेशन केवल और केवल भारत में रहते हैं। और अगर पूरी दुनिया का वाटर कंटेंट देखें तो 4% कंटेंट हमारे पास है, यानी कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है और वाटर कम है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता करना चाहिए, ठीक है। अगर हम इंडिया का पर कैपिटा अवेलेबिलिटी देखें, मैंने अभी आपको बताया था ना 1700 से नीचे वाटर स्ट्रेस होता है, तो वो 2001 में, मतलब ये हमारे रहते हुए 1820 था, मतलब उस समय में इंडिया वाटर स्ट्रेस नहीं था। लेकिन जब 2011 पहुंचा तो वो 1545 हो गया, वाटर स्ट्रेस हो गया। अभी लास्ट ईयर का जो सेंसस है उसमें पता चला, लास्ट ईयर के डेटा के हिसाब से 1486 हो गया है। समझ रहे हो बात को। ये डेटा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब तकरीबन आप याद रखिए कि 1500 हो गया है अभी, ठीक है। 1700 होना चाहिए वाटर स्ट्रेस, 1700 नीचे वाटर स्ट्रेस हो जाता है। अब यहाँ पर बोला गया है कि 1341 हो जाएगा 2025। जिस तरीके से घट रहा है उस तरीके से एक दिन हम जरूर जो है वो वाटर स्कार्सिटी वाले कंट्री में पहुँच जाएंगे, समझ में आ रहा है आपको। तो इंडिया सेंट्रल वाटर कमीशन ने वाटर स्ट्रेस का कंडीशन 1700 क्यूबिक मीटर दिया है पर कैपिटा एनुअम के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है वाटर स्ट्रेस कंट्री में आते हैं। क्या 1500 करीब अभी चल रहा है, तो यानी कि वाटर स्ट्रेस में। और 2030-35 के बाद मुझे लगता है कि अगर हम लोगों ने वाटर कंजर्वेशन पे ध्यान नहीं दिया तो हम जो है वो एक वाटर स्ट्रेस कंट्री से वाटर स्कार्सिटी वाली कंट्री में पहुंच जाएंगे। ये बात ध्यान रखिए। और दिन पे दिन जो है हमारा ग्राउंड वाटर का डिमांड बढ़ता जा रहा है, समझे बात हो कि नहीं, ये ध्यान रखिएगा। अब एक रिपोर्ट आया, ध्यान सुनिए इस बार का, वो है डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट 2022। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है, समझ में आ रहा है। तो हम किसी और कंट्री को ब्लेम नहीं कर सकते या किसी और ऑर्गेनाइजेशन को नहीं कर सकते कि भैया ये ऐसा रिपोर्ट निकाल रहे हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है जो हर साल करीब निकलता है। ये रिपोर्ट क्या है, डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट 2022 रिपोर्ट। ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति निकालती है। इन्होंने क्या किया, पीरियोडिकल इंटरवल पर ये कैरिड आउट किया जाता है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड द्वारा और स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज द्वारा। तो अब ये रिपोर्ट क्या आया सुनिए। इंडिया इज लार्जेस्ट यूजर ऑफ ग्राउंड वाटर, पहला। पिछले वाले पे तो आप बोल सकते थे कि फर्जी रिपोर्ट था। अभी देखिए आपकी गवर्नमेंट ही रिपोर्ट निकाल रही है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट यूज ऑफ ग्राउंड वाटर। और पूरी दुनिया में जितना पानी ग्राउंड वाटर का कंजम्पशन होता है अकेला 25% कंजम्पशन इंडिया करता है। देखिए अभी तो 1/4 ऑफ द टोटल ग्लोबल विथड्रॉल, समझ रहे बात हो कि नहीं। अगर मान लीजिए 100 लीटर ग्राउंड वाटर पूरी दुनिया में आपका एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है पूरी दुनिया में, तो अकेले हम 25% कर रहे हैं, जबकि हम 17% पॉपुलेशन रखे हुए हैं। ध्यान सुनिएगा, हमारे पास के पूरी दुनिया का 17% पॉपुलेशन है, वाटर जो है केवल 4% है, लेकिन इस्तेमाल हम 25% कर रहे हैं, यानी कि हम अपनी पॉपुलेशन से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं पानी का, समझ रहे हैं सर, ये ध्यान रखिएगा। और हमारे यहाँ पानी कितना है, मात्र 4%। एक न एक दिन तो हम वाटर शॉर्टेज पे पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे, ये डेटा साफ साफ क्लियर करता है, ठीक है। टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज अगर हम लोग बात करें तो वो हैज़ इंक्रीज्ड
एंड रेनफॉल कंट्रीब्यूटेड टू 61% इन दिस, लेकिन फिर भी पूरा 100% तो है नहीं, 61% ही कंट्रीब्यूट। मतलब अगर हम लोग करें कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो है वो इंक्रीज हुआ है, ऐसा नहीं है कि वाटर कंजर्वेशन, वाटर हार्वेस्टिंग के वजह से, अवेयरनेस की वजह से इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो डिमांड है उतना मीट नहीं किया है। और रेन वाटर अकेला, रेनफॉल अकेला 61% कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। अगर हम और बात करें कि स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए अगर हम, देखिए क्या होता है कि ग्राउंड वाटर जो होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे उसका लेवल है और हमने अगर मान लीजिए ट्यूबवेल से पानी निकाला, वो लेवल यहाँ पे पहुँच गया, तो अगर बरसात होने के बाद ये वापस, इसके अंदर इतनी कैपेसिटी कि वापस यहाँ तक पहुँचा दे, तो इसको हम लोग कहेंगे रिप्लेनिशमेंट लेवल। यानी कि हमने इतना पानी कंज्यूम किया जितने में रिप्लेनिशमेंट हो सके, यानी जितना पानी हमने निकाला उतना रेन वाटर के वजह से वो पानी वहाँ पे ग्राउंड वाटर में आ सके, तो हम कहेंगे रिप्लेनिशमेंट लेवल पर है। अगर हम किसी भी ग्राउंड वाटर को रिप्लेनिशमेंट लेवल से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, एक्सीड कर देते हैं कंजम्पशन को, तो हम क्या बोलेंगे कि वो ओवर एक्सप्लॉइटेड है। समझ में आ रहा है आपको? अगर हम ये माने कि ग्राउंड वाटर का रिप्लेनिशमेंट लेवल से अगर हम 90 to 100% अगर कर दे रहे हैं, मतलब कि जितना रिप्लेनिशमेंट है उतना एक्सप्लॉइट कर दे रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एक्चुअली में लेवल क्रिटिकल है। लेकिन अगर ग्राउंड वाटर का रिप्लेनिशमेंट लेवल से अगर हम लोग 70% से नीचे कंज्यूम करते हैं, यानी समझ में आ रहा है, यानी कि रिप्लेनिशमेंट ज़्यादा है और कम कंज्यूम कर रहे हैं 70%, तो हम लोग बोलेंगे कि ऐसे ग्राउंड वाटर सेफ हैं। समझ लो बात को, ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों डेटा आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की अगर हम लोग बात करें तो देयर इज अ डिक्लाइन इन क्या कहते हैं, डिक्लाइन रीचिंग 60% है। अगर हम लोग बोल रहे हैं कि अगर रिचार्ज जो है जितना हो रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं कि देयर इज़ अ डिक्लाइन इन दी कंजम्पशन, थोड़ा सा तो कंजम्पशन डिक्लाइन हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। अगर हम लोग बात करें कि टोटल में तो 87% ऑफ द ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्टेड फॉर द इरीगेशन, 80-85%, कहीं पे 90% भी डेटा दिया हुआ है, ठीक है। हमारा मतलब ये हुआ कि 80 से 90% ग्राउंड वाटर का जो इस्तेमाल हो रहा है वो बेसिकली इरिगेशन पर्पस के लिए हो रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन का, तो वो बहुत हाई है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दादरा नगर हवेली, समझ लो ऑलमोस्ट 100% है। इसका मतलब कि जो रिप्लेनिशमेंट लेवल है वो उसका उतना ही एक्सट्रैक्ट भी कर दे रहे हैं, हो सकता है ज़्यादा भी कहीं पर कर रहा हूँ, तो एवरेज वैल्यू बता रहा है। हम लोग कैटेगरीज करें तो 67% ग्राउंड वाटर जो है वो सेफ कैटेगरी में है। मैंने अभी आपको डिफाइन किया है, सेफ कैटेगरी में वो ग्राउंड वाटर एक्यूफर्स आते हैं जहां पर जो रिप्लेनिशमेंट लेवल का 70% से नीचे हम लोग एक्सट्रैक्ट करें, तो 67% तो ग्राउंड वाटर सेफ में है। लेकिन ओवर एक्सप्लॉइटेड यूनिट्स की बात करें तो वो 14% है जो है वो ओवर एक्सप्लॉइटेड है, और 4% क्रिटिकल है। ये तीनों डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया है। ओवर एक्सप्लॉइटेड का मतलब हुआ कि ग्राउंड वाटर के रिप्लेनिशमेंट लेवल से, यानी कि जितना पानी भर सकता है उससे हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? और क्रिटिकल मतलब जितना पानी भर सकता है उतना या उससे थोड़ा कम हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सेफ है कि 70% ही इस्तेमाल कर रहे हैं जितना पानी भर सकता है। समझ लो बात को कि नहीं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। What are the challenges? Challenges क्या है? Why ground water is now a concern? क्यों कंसर्न बन गया ये? What are the challenges? तो challenges की अगर बात करें तो challenges regarding the water management in India ये है कि सबसे पहली बात है रूरल अर्बन कन्फ्लिक्ट। देखिए हो क्या रहा है, अक्सर लोग क्या होता है कि इन बेटर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़, जीवन जीने के बेहतर तरीके ढूंढने के लिए, फॉर गुड एजुकेशन, फॉर बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़, लोग गाँव से शहरों में चले जाते हैं। जब लोग गाँवों से शहरों में जाएंगे तो डेफिनेटली कि जो अर्बन एरिया है
वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ेगा दिन पे दिन। जब पॉपुलेशन वहाँ इंक्रीज़ करेगा तो इसका मतलब होता है कि वाटर का डिमांड भी बढ़ेगा। तो करना ये पड़ता है कि रूरल एरिया से पानी निकाल कर हमें अर्बन एरिया में भेजना होता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर एक दिक्कत आ रहा है, देयर इज़ अ पोटेंशियल रूरल अर्बन कन्फ्लिक्ट इसके वजह से क्रिएट हो रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो देयर इज़ अ डाउनवर्ड ट्रेंड इन द वाटर लेवल, वो तो हमने जान ही लिया। अच्छा, रिवर वाटर डिस्प्यूट की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे रिवर्स में पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर डिस्प्यूट है। सबसे ज़्यादा टिपिकल एग्जाम्पल इसका कावेरी है, तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में डिस्प्यूट क्रिएट हो गया है। तो कोई स्टेट क्या करता है, ज़्यादा इस्तेमाल कर लेता है, कोई दूसरा कम करता है, जो लोअर रिपेरियन स्टेट्स हैं। तो यहाँ पर एक चैलेंजेस यहाँ पर पानी को लेकर ये आ रहा है। दूसरा है क्या कि देयर इज़ अ इनइफेक्टिव वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। अब हमारे यहाँ सर जी वेस्ट मैटर का मैनेजमेंट ठीक से नहीं है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, चाहे आप इजराइल लीजिए या सिंगापुर लीजिए, वहाँ पर मैंने देखा, जापान में भी मैंने देखा कि जो लोग जब पानी इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमें शेव करना होता है या फिर हाथ धोना होता है नॉर्मल, तो वो ज़्यादातर वाटर क्लीन रहता है। आप उसको ज़रा सा ट्रीट कर देंगे ना, तो आप उसको ना मतलब कि पोर्टेबल पीने के लिए अगर ना बनाएं तो आप उसको फ्लश करने के लिए ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप उसका इस्तेमाल अदर पर्पसेस के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि घर की सफाई, कार वॉश, इन सब के लिए इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग वेस्ट वाटर का ठीक से ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? उल्टा जो वेस्ट स्लज वगैरह होता है वो हम लोग नदी में डाल देते हैं, तो हम उसे और पोल्यूट कर देते हैं। हमारे यहाँ ना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ठीक से इफेक्टिवली वर्क कर रहा होता है और ना ही वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। आप सोचिए, मैं यहाँ पे एक डेटा लेकर आया हूँ, 2021 का डेटा है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। उन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास करंट वाटर ट्रीटमेंट कैपेसिटी केवल 27.3% है। इसका मतलब ये हुआ कि करीब 73% आप ये मान के रखिए कि इनके पास जो है 73% वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट ही नहीं हो रहा है। जबकि सिंगापुर, इजराइल, जापान, ये सब 80-90% तक अपने वेस्ट वाटर को पूरी तरीके से रिसाइकिल कर देते हैं यार, पूरी तरीके से रिसाइकिलिंग कर देते हैं। समझ रहे हो बात हो कि नहीं? और यहाँ पर जो है सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी भी 18.6 है, वो भी ठीक ठाक हालत में नहीं है, फुल पोटेंशियल पे नहीं चल रहा है। अगर आप ये मानते हो कि आपके यहाँ ग्राउंड वाटर चीफ सोर्स ऑफ इरिगेशन है, तो अगर आपका ग्राउंड वाटर डिप्लीट करेगा तो आप सर जी, आप केवल ग्राउंड वाटर डिप्लीशन में ही नहीं जा रहे हो, आप फूड इनसिक्योरिटी भी क्रिएट कर रहे हो। क्योंकि कल के डेट में अगर ग्राउंड वाटर अवेलेबल नहीं होगा तो इरिगेशन नहीं होगा, इरिगेशन नहीं होगा तो एग्रीकल्चर नहीं होगा, एग्रीकल्चर नहीं होगा तो फूड क्रॉप आपका चला जाएगा। तो यहीं पर देखिए फूड सिक्योरिटी रिस्क पर आप चले जाएंगे। समझ में आ गया? क्योंकि इरिगेशन इन एग्रीकल्चर वो चीफली डिपेंडेंट है किस पर? ग्राउंड वाटर पर। तो दिस इज अ मेजर चैलेंज आपके सामने। समझ में आ रहा है? ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। राइजिंग वाटर पोल्यूशन, अब मैंने कल ही आपको डिस्कस किया था कि वाटर पोल्यूशन दिन पे दिन बढ़ रहा है, हैवी मेटल्स बढ़ते जा रहे हैं, वाटर बॉर्न इलनेसेस बढ़ते जा रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर हो रहा है। समझ में आ रहा है? मैंने आपको बताया ही कि वी हैव ओवर रिलायंट ओवर दी ग्राउंड वाटर। समझ में आ रहा है? एट द सेम टाइम देयर इज एन अनसस्टेनेबल कंजम्पशन ऑल्सो। तो अनसस्टेनेबल कंजम्पशन इज अ मेजर प्रॉब्लम विद द ग्राउंड वाटर, राइट? ये ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया? इसके अलावा कुछ बातें और भी हैं जो डिस्कस करने वाली हैं। हम एक काम करते हैं कि कल मैंने आज आपके सामने प्रॉब्लम डिस्कस किया है, ठीक है। कल हम लोग क्या करेंगे कि इन प्रॉब्लम का क्या सल्यूशन है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास जो मतलब हम ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है, अगर हमारे पास अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ वाटर है क्या हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं? क्या हम जो नॉर्मल वाटर, ग्रे वाटर, जैसे हम लोग हाथ धोते हैं, तो क्या उस वाटर को ट्रीट कर सकते हैं? क्या अगर करते हैं तो कितना % करते हैं? बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या प्रोग्राम है? जल शक्ति अभियान क्या है? समझ में आ रहा है? जल जीवन अभियान क्या है? ये सारी बातें कल हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोगों ने प्रॉब्लम डिस्कस किया, टुमारो विल बी डिस्कसिंग दी सॉल्यूशंस, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, दूसरे अपने दोस्तों पर जरूर फैलाएं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।